आइए एक नया प्राथमिक चिकित्सा कौशल गंभीर रक्तस्राव सीखें। गंभीर रक्तस्राव जीवन धमकाने वाली स्थिति है जिसमें शरीर बहुत तेजी से रक्त खो देता है। रक्तस्राव आंतरिक या बाहरी हो सकता है। बाहरी रक्तस्राव को धमनी, शिरापरक या केशिका रक्तस्राव कहा जाता है। यह विभिन्न चोटों के कारण हो सकता है जिसमें गहरे कटौती, पंचर घाव या प्रमुख रक्त वाहिकाओं को नुकसान शामिल है। गंभीर रक्तस्राव को तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सदमे व मृत्यु का कारण बन सकता है। सबसे पहले प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र घायल व्यक्ति स्वयं और आसपास के लोगों दोनों के लिए सुरक्षित है। यातायात, अस्थिर संरचनाओं या अन्य खतरों जैसे किसी भी तत्काल खतरों के लिए दृश्य का आकलन करें। संक्रमण से बचाव के लिए डिस्पोजेबल दस्ताने, मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरण पहनें। अपना ज्ञान ताज़ा करने के लिए दृश्य सुरक्षा पाठ का संदर्भ लें। यदि दृश्य सुरक्षित नहीं है तो बिना अतिरिक्त नुकसान के घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। एक बार क्षेत्र सुरक्षित हो तो रक्तस्राव रोकने वक्त मामूली चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा पर ध्यान दें। क्षेत्र साफ करें और बांझ ड्रेसिंग लगाएं। बांझ ड्रेसिंग से घाव पर दबाव डालें और छाती से ऊपर उठाएं ताकि रक्तस्राव रुके। गंभीर रक्तस्राव रोकने की इस तकनीक का प्रदर्शन करने वाला वीडियो देखें। रक्त का नुकसान जल्दी से जीवन के लिए खतरा बन सकता है। इस पाठ्यक्रम में आप रक्तस्राव की पहचान और नियंत्रण का कौशल सीखेंगे। शरीर पर रक्तस्राव के प्रभावों की सराहना करने के लिए संचार प्रणाली की एक सरल समझ होना सहायक है। यह प्रणाली हृदय, रक्त और वाहिकाओं के नेटवर्क से बनी है जिसके माध्यम से रक्त प्रवाहित होता है, ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को हटाता है। शरीर के सभी अंगों को जीवित रहने और काम करने के लिए पर्याप्त और निर्बाध रक्त की आपूर्ति पर निर्भर करता है। एक वयस्क के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। खोए रक्त की मात्रा के आधार पर रक्त की हानि खतरनाक होती है। चोट लगने पर आमतौर पर रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव आंतरिक, बाहरी या दोनों के संयोजन में हो सकता है। आंतरिक रक्तस्राव की पहचान करना आसान नहीं हो सकता है क्योंकि संकेत बाहरी रक्तस्राव के रूप में स्पष्ट नहीं है। सूजन या चोट आंतरिक रक्तस्राव के मुख्य संकेतक हैं। बाहरी रक्तस्राव को रक्तवाहिका की क्षति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। केशिकाओं से रक्त धीरे धीरे फैलता है और अक्सर बिना ध्यान दिए रुक जाता है। नसों से रक्त गहरे लाल रंग का होता है और लगातार बहता है। धमनियों से रक्त चमकदार लाल होता है और पल्स के साथ बहता है। नसों और धमनियों से रक्तस्राव खतरनाक हो सकता है और इसे तुरंत नियंत्रित करना आवश्यक है। रक्तस्राव के लिए शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया रक्त का थक्का बनाना है। जब किसी चोट के स्थान से रक्त बहता है तो रक्त में विशिष्ट गुण तंतुओं की तरह धागे बनाते हैं। फाइब्रिन धागे रक्त कोशिकाओं को फंसाकर उन्हें थक्का बनाने के लिए आपस में जोड़ते हैं। कई मामलों में इस थक्के की प्रक्रिया के कारण रक्तस्राव अपने आप 6 से 10 मिनट में बंद हो जाएगा।
गंभीर रक्तस्राव का प्रबंधन रक्तस्राव के नियंत्रण, संक्रमण की रोकथाम और आगे की जटिलताओं की रोकथाम पर केंद्रित है। पहले दृश्य को सुरक्षित बनाएं और रोगी के पास पहुंचने पर अपनी सुरक्षा बाधाओं को लगा लें। और आप पूरी तरह से ठीक दिख रहे हैं। जब आप कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वे सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं। मरीज को बैठने या लेटने की स्थिति में मदद करें। मुमकिन हो तो रक्त प्रवाह घटाने के लिए चोट के स्थान को दिल से ऊपर रखें। संदिग्ध रीढ़ की हड्डी की चोटों या निचले अंगों के फ्रैक्चर वाले रोगियों को पाई गई स्थिति में इलाज किया जाना चाहिए। ठीक है, 1 सेकंड रुको। अच्छी तरह से और कठिन दबाएं। लगता है कि आपके पास हवा में एक अच्छी रीढ़ है। बस इतना ही, शाबाश। ठीक है, क्या आप इसे एक त्वरित और ध्यानपूर्वक नजर डाल सकते हैं? चोट का निरीक्षण करें। विदेशी निकायों या मलबे के लिए जांच करें। आपको किसी भी चीज को हटा देना चाहिए जो घाव में एम्बेडेड नहीं है। अपनी उंगलियों या हाथ की हथेली से घाव पर सीधा दबाव लगाएं। यदि उपलब्ध हो तो एक बांझ ड्रेसिंग का उपयोग करें। रक्त ड्रेसिंग में प्रवाहित होगा और एक थक्का बनाएगा। जगह पर ड्रेसिंग को मजबूती से पट्टी लगाएं। मैं आपको 1 मिनट में सुलझाऊंगा। ठीक है, मैं 1 मिनट में इसके शीर्ष पर एक और चूहे की खिड़की लगाने जा रहा हूं। ठीक है, इसे ऊंचा रखें। बस इतना। समय समय पर ड्रेसिंग से परे परिसंचरण की जांच करें। आप नाखून बिस्तरों में केशिका रीफिल प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, खासकर जब अंग शामिल हो। ध्यान दें, पट्टी को जरूरत के अनुसार ढीला करें ताकि परिसंचरण पर प्रभाव न पड़े। एम्बेडेड वस्तु पर सीधे दबाव न डालें। अप्रत्यक्ष दबाव सुनिश्चित करने के लिए वस्तु और पट्टी के दोनों तरफ एक पैड रखें। यदि रक्त झलकना शुरू हो तो इसका मतलब पर्याप्त दबाव नहीं है। पहली ड्रेसिंग के ऊपर दूसरी लगाएं और हाथ दबाए रखें। हवा में, बिल्कुल अच्छा। अगर दूसरी ड्रेसिंग में भी रक्त बहता रहे तो इसे बेहतर ढंग से जांचें। यदि पर्याप्त ड्रेसिंग उपलब्ध है तो आप प्रारंभिक ड्रेसिंग को बदलना चाह सकते हैं या चोट की जगह पर आगे ड्रेसिंग और प्रत्यक्ष दबाव लागू कर सकते हैं। जब घाव ड्रेसिंग उपलब्ध नहीं होती है या जब प्रत्यक्ष दबाव और अतिरिक्त ड्रेसिंग रक्तस्राव को नियंत्रित नहीं करती है तो एक दबाव बिंदु को प्रत्यक्ष दबाव के साथ जोड़ा जा सकता है। दबाव बिंदु वह होता है जहां मुख्य धमनियां त्वचा के पास और हड्डी के ऊपर चोट लगने वाली जगह को रक्त की आपूर्ति करती हैं। धमनी को हड्डी के खिलाफ दबाएं। यह चोट पर रक्त प्रवाह को कम करता है। बड़ी धमनी पर दबाव से रक्तस्राव रुक पाना दुर्लभ है। घाव के रक्त को प्रायः 1 से अधिक धमनियां आपूर्ति करती हैं। दबाव बिंदु से रक्तस्राव नियंत्रित कर खून की हानि कम की जा सकती है जब तक बाधाएं और ड्रेसिंग तैयार हों। प्राथमिक उपचार में फटे या संकुचित पट्टियों का रक्तस्राव नियंत्रण हेतु उपयोग वर्जित है। एम्बुलेंस सेवा कृपया। हाँ नमस्कार। हाँ, मेरे पास एक महिला है जिसने खुद को पार्टी से काट लिया है। रक्तस्राव रोकने के बाद मरीज के लिए देखभाल चक्र जारी रखें। खून रोकने के लिए घाव का बार बार पुनर्मूल्यांकन करना अनिवार्य है। रोगी की देखभाल समाप्त होने पर रक्त से दूषित क्षेत्रों की सफाई के लिए मानक दिशा निर्देशों को ध्यान में रखें।